हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज मैंने ऐसे क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए हैं जो दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा दोस्तों आ रहे थे, बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। दोस्तों इसमें क्या थे दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि क्या डिप्लोमा ले जाना अनिवार्य होगा, जो कि दोस्तों आपका 10वीं का, 12वीं का, डीएलएड का दोस्तों जो सर्टिफिकेट होता है, जिस प्रकार की आपकी स्नातक में डिग्री होती है, तो डिग्री डिप्लोमा क्या अनिवार्य है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना। तो इसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं। वर्ग 2 तृतीय काउंसलिंग होगी क्या, इस संबंध में बात करने वाले हैं। और दोस्तों बहुत से लोगों के दोस्तों यहाँ पर आ रहे थे क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा नेम स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन निर्देशों के तहत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जो निर्देश दोस्तों जारी किए गए तो निर्देश मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों एक कमेंट और दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रहा था 13% होल्ड वाला, कि ओबीसी वालों को 13% मतलब होल्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। और एक कमेंट दोस्तों आ रहा था कि क्या यूआर से चयनित कैटेगरी के जो लोग हैं क्या उनको अपना जिला नहीं मिलेगा, क्या अपनी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर उनका सिलेक्शन मान के चलो कोई ओबीसी एससी एसटी का है तो उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस का है जैसे, तो उसका सिलेक्शन जनरल में हो गया है, तो क्या उसको अपनी कैटेगरी के उससे दोस्तों कैटेगरी से अपना जिला नहीं मिलेगा। इस संबंध में भी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा ज़रूर देखें, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र की, यानी कि दोस्तों आपका डिप्लोमा जिसको बोला जाता है, या इसको प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, जो कि दोस्तों आपका 10th में दोस्तों साथ में मिलता था और 12th में साथ मिलता था। दोस्तों यह कब मिलता था दोस्तों, यह 2014 के पहले, 2014 के पहले दोस्तों मिलता था, लेकिन दोस्तों अब इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको अब दोस्तों 2014 से बाद वाले जो लोग हैं, 13-14 हो सकता है, तो 2014 से बाद वाले जो लोग हैं उनके में दोस्तों लिख के आने लगा है सह प्रमाण पत्र। अब दोस्तों यह अलग से जारी नहीं किया जाता है। तो क्या यह ले जाना जरूरी है? तो दोस्तों कोई भी प्रमाण पत्र आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्कशीट वहाँ पर दिखाना है। इस प्रकार का जो 10वीं का, 12वीं का, डीएलएड के साथ में भी मिलता है, आपकी क्या नाम से स्नातक के साथ में आपकी डिग्री भी दोस्तों मिलती है। तो आपको ना ही डिग्री ले जाना है ना ही डिप्लोमा ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सभी सेमेस्टर, सभी ईयर्स और 10th 12th की मार्कशीट ही आपको वहाँ पर ले जाना है। इस प्रकार के दोस्तों प्रमाण पत्र नहीं ले जाना। कुछ लोगों को लगता है कि यह लगेगा तो आप साथ में रख कर ले जा सकते हैं अपनी फाइल में, लेकिन आपको इसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं करवाना, वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा। वो कुछ लोगों को लगेगा कि मेरा मतलब मेरे पास है नहीं है, मुझे अलग से नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो 2014 के बाद में जो दोस्तों 2014 के बाद में इस प्रकार के यहाँ पर दोस्तों मार्कशीट आने लगी थी, जैसा कि आप मेरी डीएलएड की देख रहे हो कि अंगसूची सह प्रमाण पत्र द्वितीय वर्ष परीक्षा, यानी कि अलग से फिर डिप्लोमा जारी नहीं किया जाता था, उसी में लिख दिया जाता था सह प्रमाण पत्र। तो आपको मतलब वो नहीं होना है कि मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 2014-15 के बाद में इनका सह प्रमाण पत्र आने लगे थे। तो सीधी सीधी क्लियर बात है कि आपको डिप्लोमा लेकर नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ ओनली वहाँ पर मार्कशीट लेकर जाना है। दोस्तों अगली चर्चा करेंगे हम। अब दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन निर्देशों के तहत आपका होगा, कौन कौन सी अगर त्रुटि हैं तो आपको वहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में दोस्तों यह आदेश जारी हुआ था। इसी आदेश के तहत दोस्तों मैं आपको यह मतलब बता रहा हूँ पूरे निर्देश जो इसमें दिए गए हैं। वैश्यांकर्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करेंगे, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु जारी होने वाली प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवेदन पत्र आदि की दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्देशों के तारतम्य में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरी बीएड में ऐसा हो गया, मिस्टेक हो गई है ये वो, तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवेदन पत्र आदि को दृष्टिगत में रखते हुए। तो अगर दोस्तों आप वहाँ पर अवगत कराने जाओगे समस्या को, अपनी समस्या से वहाँ अवगत कराओगे कि बीएड की जगह मेरा डीएड टेक हो गया है, या मेरी जो मैरिज है 21 वर्ष से कम उसमें चढ़ गई है, तो दोस्तों यहाँ इन समस्याओं से आप अवगत कराओगे तो यहाँ पर दोस्तों यह निर्देश आपके लिए डाल दिए जाएंगे कि डीएड बीएड जो भी त्रुटि हो जाती है तो उसको जो सही दिखाए जाते हैं उनको ही सही माना जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो प्राप्त आवेदन पत्र रहते हैं उन्हीं से ही दोस्तों यह यहाँ पर निर्देश जारी किए जाते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप डीपीआई में जाकर संपर्क करें।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि बरतनी, यानी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर स्थायी जाति निवास 10वीं 12वीं की मार्कशीट, किसी मार्कशीट में भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे पिता का नाम हो, चाहे आपके नाम में हो, चाहे माता के नाम में, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य नहीं किया जाए, यानी कि कोई भी अक्षर यहाँ को वहाँ हो जाता है तो उसको अमान्य नहीं किया जाएगा। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा, यानी कि विवाह के बाद भी अगर आपका उपनाम परिवर्तन होता है, सरनेम चेंज होता है, तो इसके आधार पर भी आपको यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए यहाँ पर एफिडेविट मांगा गया है। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि आपके पिता के नाम माता के नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसमें भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। अगर उनको लग रहा है कोई कि यह जो मामला है संगीन है, कुछ भी है, तो वहाँ पर वह वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पीवी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तीर्ण की गई अंकसूची में भिन्नता पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तीर्ण अंकसूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। यानी कि अगर आपकी 10वीं और 12वीं और पीवी के फॉर्म में अगर आपने कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत डल गई है तो 10वीं और 12वीं की जो आपकी मार्कशीट उसमें जन्मतिथि आपकी चढ़ी हुई है तो वही आपकी सही मानी जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की ऐसी अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने संबंध में किन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है। अगर अदर स्टेट में किसी और डॉक्यूमेंट को मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कोई और डॉक्यूमेंट वहाँ पर आधार रहता है तो उसी डॉक्यूमेंट को वहाँ पर चेक किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत न कर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंकसूची का अवलोकन कर या सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंकसूची में जन्मतिथि अंकित है अथवा नहीं। स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई उस विषय की अंकसूची माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी और फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन हेतु के लिए मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों यह स्नातक के संबंध में था। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपकी अगर डॉक्यूमेंट त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है तो आपको दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आपकी डीएड या बीएड की जगह डीएड चढ़ गया है, अगर आपकी मैरिज है दोस्तों गलत चढ़ गई है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भौतिक सत्यापन के दौरान आप सही वहाँ पर दोस्तों प्रविष्टि देंगे और सही डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाएंगे तो वही आपके मान्य होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले वहाँ पर समस्या से अवगत कराएं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन निर्देशों में आपको यहाँ पर नया पॉइंट देखने को मिल सकता है जो आपकी समस्या होगी। अब दोस्तों हम अगली उस पर बात करेंगे। अब दोस्तों हम ओबीसी 13% होल्ड के दोस्तों संबंध में बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि लिखा है, माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों यह किया गया था आपके वर्ग 2 वर्ग 1 के संबंध में आदेश जारी किया गया था। वर्ग 3 में 13% का नियम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर दोस्तों क्या है, वहाँ पर दोस्तों जिला स्तरीय रोस्टर लागू किया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आरक्षण वाला है मॉडल कोई भी यहाँ पर अच्छे से लागू नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर दोस्तों लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जिला स्तरीय मॉडल लगा है, जिस वजह से आपका ना ही तो यहाँ पर होल्ड किया जाएगा दोस्तों, ना ही कुछ होगा। और आपने देखा होगा कि पुलिस में 13% होल्ड का नियम था, लेकिन दोस्तों सभी की नियुक्ति वहाँ पर करा दी गई है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी वर्ग 3 में भी कोई भी चांस नहीं बन रहा कि 13% ओबीसी को होल्ड किया जाएगा। अगर होल्ड करना होता दोस्तों तो मेरिट लिस्ट में वहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता, होल्ड की मेरिट लिस्ट अलग से जारी होती। अब दोस्तों कोई भी कॉलम नहीं बनता है होल्ड वाला, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी हो चुकी है, किसी को भी होल्ड नहीं किया गया, ना ही यूआर में और ना ही ओबीसी में। तो दोस्तों यह स्थिति आपकी स्पष्ट हो चुकी होगी कि होल्ड नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर
कि क्या जो ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो जाता है, जैसे कि दोस्तों मेरा सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हुआ है जबकि मैं ओबीसी से हूं, तो क्या मुझे जो पोस्ट प्रेफरेंस में मतलब करूंगा, चॉइस फिलिंग करूंगा, तो मुझे अपना जिला नहीं दिया जाएगा अपनी कैटेगरी से? अगर मान के चलो यूआर से मुझे दमोह जिला नहीं मिल रहा है, तो क्या ओबीसी से मुझे दमोह जिला नहीं दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका सिलेक्शन भले ही यूआर से हुआ हो, लेकिन आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों होगी, आपको दोस्तों अपना गृह जिला आपकी कैटेगरी से भी दिया जा सकता है। लेकिन आपका चयन दोस्तों यूआर से ही कहलाएगा, क्योंकि आपने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है यूआर में, तो अब आप ओबीसी की जगह नहीं खाएंगे। लेकिन दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की जब बात आती है तो आपको अपनी कैटेगरी से अपना जिला दोस्तों दे दिया जाता है, क्योंकि यही दोस्तों गलती इन्होंने पुलिस विभाग में की थी कि लड़का अगर यूआर से क्वालिफाई हुआ था तो उसको एसएफ दे दिया था, और जो लड़के दोस्तों वहाँ पर अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए थे कम नंबरों में, कम नंबर लेकर दोस्तों वह डीएफ में चले गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों यह गलती होने वाली नहीं है। अगर जिसके नंबर ज़्यादा हैं वह यूआर से सिलेक्ट हुआ है तो उसको दोस्तों दिया डीपीआई ही जाएगा, और अपना जिला भी दोस्तों उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने यूआर की कट ऑफ को पार किया है तो उसको अपनी मतलब कैटेगरी से वंचित कर दिया जाए। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर होने वाला नहीं है। आपको अपना जिला अपनी कैटेगरी से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह अपडेट हो गई कि आपको अपना जिला मिलेगा कि नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्ग 2 में तृतीय काउंसलिंग होगी कि नहीं। दोस्तों मैं कहता हूँ 100% दोस्तों यहाँ पर चांस है वर्ग 2 में तृतीय काउंसलिंग होने के। दोस्तों इसलिए चांस है वर्ग 2 में तृतीय काउंसलिंग होने के कि आपने देखा होगा कई सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसे कई सब्जेक्ट हैं दोस्तों जहाँ पर जो सेकंड काउंसलिंग अभी हुई है दोस्तों, अगर इनकी नामों की पुनरावृत्ति में दोस्तों रोक लगा दी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रतीक्षा सूची जो उसकी अतिरिक्त सूची जारी हुई है उसमें भी दोस्तों उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जिनकी ज्वाइनिंग ट्राइबल विभाग में हो चुकी है, उन लोगों के नाम यहाँ पर दोस्तों आए हुए हैं, किसमें, अतिरिक्त सूची में आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल भी नए कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं लिया गया है, और अगर इनकी पुनरावृत्ति पर दोस्तों रोक लगाई जाती है, इनको बाहर किया जाता है चॉइस फिलिंग से, तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि पूरे के पूरे पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे। जो अतिरिक्त सूची में हैं वो तक दोस्तों पहले से ज्वाइन ले चुके हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पूरी संभावना बनती है कि आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी। और दोस्तों पद वृद्धि के साथ भी हो सकती है। प्रयास लगातार जारी हैं, जो टीम है दोस्तों प्रयास कर रही है, लगातार संघर्ष लोग कर रहे हैं, तो पद वृद्धि के साथ भी दोस्तों आपकी तृतीय काउंसलिंग हो सकती है। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे थे, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, वर्ग 1-2 की तैयारी दोस्तों, आप पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।